तो देखो पोटेंशियल का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, इक्वि मतलब इक्वल, पोटेंशियल तो पोटेंशियल है, सर्फेस का मतलब एरिया। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद ऐसे एरियाज, ऐसे सर्फेसेस जिनके हर पॉइंट के ऊपर इक्वल पोटेंशियल हो। तो क्या हो इसकी डेफिनेशन होगी, दोज सरफेस एरियाज inside electric field on which equal potential on every point, हर पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल है। जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड जो है ये क्या है, एक सरफेस है, ये बोर्ड एक सरफेस है। अगर इस बोर्ड पर मैंने यहाँ देखा तो यहाँ भी मिला मुझे 10 वोल्ट, मैंने यहाँ देखा यहाँ भी मिला मुझे 10 वोल्ट, यहाँ 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 हर जगह इस पूरे बोर्ड पर 10 वोल्ट है। तो यानी अगर मैंने इस ए पॉइंट पर देखा तो ए पॉइंट पर मुझे 10 वोल्ट मिला, यानी वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू 10 वोल्ट है। मैंने बी पॉइंट पर देखा तो बी पॉइंट पर मुझे 10 वोल्ट मिला, तो वीबी की वैल्यू कितनी है, वीबी की वैल्यू तो 10 वोल्ट है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा, और इवन बोर्ड के हर पॉइंट पर क्या है, इक्वल पोटेंशियल है। तो ये जो है ये क्या बोला जाएगा, ये बोर्ड बोला जाएगा एक 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद वो एरियाज, वो सरफेसेस जहां पर जिनके हर पॉइंट के ऊपर क्या हो, इक्वल पोटेंशियल हो, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। उसके बाद में अब क्योंकि इक्वल पोटेंशियल है तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होगा, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस को शॉर्ट में मैं ईपीएस लिख देता हूं, ईपीएस। तो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0, क्योंकि जैसे बी और ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0, तो बीबी माइनस बी कितना हो जाएगा, बीबी माइनस बी हो जाएगा 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता दो पॉइंट के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद में, जैसे मान लो मैं यहां से यहां एक टेस्ट चार्ज लेके आऊं, यहां से एक टेस्ट चार्ज शिफ्ट कर रहा हूं क्यू नो, तो टेस्ट चार्ज को शिफ्ट करने के लिए ध्यान करो बीबी माइनस बी है, अपन ने पहले फार्मूला किया था बीबी माइनस बी है इक्वल होता है डब्ल्यू ए टू बी अपॉन कितना, अपॉन क्यू नॉट, ये होता है। और क्यू नॉट को इधर ले जाएंगे तो डब्ल्यू ए टू बी इक्वल टू क्यू नॉट बीबी माइनस बी है, लेकिन बीबी माइनस बी है तो 0 है भाई, एल्स डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू नॉट ये क्या होता है, ये होता है बीबी माइनस बी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में। अगर क्यू नॉट को उधर ले गए तो ये आ जाएगा डब्ल्यू ए टू बी, ये किसी क्यू नॉट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से ले जाने में वर्क डन है दो पोटेंशियल वाले पॉइंट के बीच में। तो डब्ल्यू ए टू बी क्यू नॉट बीबी माइनस बी है, बट फॉर ईपीएस, बट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बीबी और बी क्या है, बीबी और बी तो इक्वल है, और यहाँ पे इक्वल बने मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि डब्ल्यू ए टू बी ये कितना आएगा, ये आएगा 0। इसका मतलब किसी भी चार्ज को चलाने में, किसी भी चार्ज को शिफ्ट करने में इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन कितना होता है, 0 है ना, 0 वर्क डन टू शिफ्ट a charge या any charge on equipotential surface। equipotential surface पर अगर हम लोग क्या करें, किसी भी चार्ज q नोड को चलाए, जैसे इसको यहां से यहां लेके गए, कितना ही राउंड लगाए, जैसे इस बोर्ड के ऊपर मान लो ये बोर्ड अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके ऊपर मैं चार्ज को कितना ही चलाता रहूं, कितना ही शिफ्ट करता रहूं, कितना ही डिस्प्लेस करता रहूं, टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन होगा 0। ये है बात। अच्छा एक और बात, अपन एक डेरिवेशन किया था, ये कुछ डेरिवेशन के अंदर हम लोगों ने बोला था कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पर अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर सपोज करो ये चार्ज है कितना है, ये चार्ज है यहाँ पर क्यू, ये क्यू चार्ज है, और इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर यहाँ पर इस जगह चार्ज पड़ा हुआ है कितना, इस जगह चार्ज पड़ा हुआ है 4 पॉइंट है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अब ये 4 पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है क्यू और यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है +Q0।
अब इसको मुझे यहाँ से ये डिस्टेंस आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है आर है। अब मान लो मुझे इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ शिफ्ट करना, तो ये डिस्टेंस है डी आर, ये डिस्टेंस डी आर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट करने के अंदर, अच्छा मान लो मैं किसी एंगल बनाता हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, अभी तो मैं सीधा चल रहा हूँ, मान लो सीधा नहीं चल रहा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट करने के अंदर मुझे इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना? मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा क्यू नॉट ई, नेगेटिव फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फोर्स लगाना पड़ा इसके ऊपर मुझे कितना, ये मुझे इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ा एफ इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, इस साइड पे फोर्स लगाना पड़ा। अब फोर्स लगाना पड़ा ये डिस्प्लेसमेंट को, और मान लेते हैं मैं सीधा सीधा हल्का सा एंगल बनाते हुए चल रहा हूँ, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन dw हो जाएगा, फोर्स कितना है माइनस क्यू नॉट ई, डिस्प्लेसमेंट कितना है डी आर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, एंगल है cos थीटा। थीटा को 0 रख देंगे तो ठीक है, cos 0 1 हो जाएगा, लेकिन अपन ये मान रहे हैं कि अपन स्ट्रेट लाइन पर ना चल के मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो डायरेक्शन है वो थीटा है, तो ये वर्क हो जाएगा। बट dw तो 0 होता है, बट dw इज 0 फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए अगर टोटल वर्क डन 0 है ए से लेके बी तक शिफ्ट करने में, तो स्मॉल वर्क डन भी 0 होगा, और यहाँ अगर हम लोग 0 भरे तो ये आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी आर cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू आ गया 0। अब इन चार चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो क्यू नॉट 0 या ई 0 या डी आर 0 या फिर cos थीटा 0 है ना, इन चार चीजों में से कोई ना कोई 0 रखिए, लेकिन क्यू नॉट 0 है नहीं क्योंकि चार्ज तो चला ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं है क्योंकि ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना के बैठा हुआ है, और डीआर जो है आप इसको डिस्प्लेस भी कर रहे हो, तो ना तो क्यू नॉट 0 है, ना तो क्यू नॉट 0 है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ना ही डीआर 0 है, ना ही जो है ये तीनों ही 0 नहीं है, इसका मतलब ये cos थीटा 0 है, और अगर cos थीटा 0 है तो इसका मतलब थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि थीटा 90 डिग्री है, और थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो इस पॉइंट से पता क्या चला आपने को कि वेक्टर ई जो है, वेक्टर ई ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान रखना इक्विपोटेंशियल सरफेस का हमेशा क्या होता है 90 डिग्री पे होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो ये 3 पॉइंट हुए कि क्या होते हैं, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, ईपीएस क्या होता है कि ऐसे सरफेस एरिया, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होते हैं, और ये जो है उनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है। जब पोटेंशियल इक्वल होता है, सेकंड पॉइंट पोटेंशियल इक्वल होता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0। तीसरा पॉइंट उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को चलाने में वर्क कितना होता है, वर्क 0 होता है। आप चाहे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दो या मतलब पूरे दिन भर चलाते रहो सरफेस के ऊपर किसी टेस्ट चार्ज को, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन 0 होगा। और ये चौथा पॉइंट ये निकला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये पॉइंट हुए। अच्छा उसके बाद में आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहो तो। सर हाँ तो मतलब ईपीएस वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, पोटेंशियल तो कैसे वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये तो एक सरफेस है। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक सरफेस है भाई, है तो पोटेंशियल ना। ऐसे सरफेसेस जिनके हर पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल है, जैसे मैंने आपको ये बुक दिखाई, ये मैंने आपको ये बुक दिखाई। अब ये बुक एक सरफेस है, इसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ है, आपको थिकनेस तो नजर आ नहीं रही, समझ में आई बात है। ये क्या है, ये एक सरफेस है ना, लेंथ इसके अंदर मोटाई तो अपने को नजर आ नहीं रही। अब मैंने यहाँ चेक किया तो यहाँ मिला मुझे 20 वोल्ट, यहाँ चेक किया यहाँ मिला मुझे 20 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट, एवरीवेयर 20 वोल्ट ऑन ईच पॉइंट। हर पॉइंट पर जहां मैंने देखा वहां 20 वोल्ट मिला, तो इस सरफेस को मैं बोल दूंगा कि ये भैया 20 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ये सरफेसेस है, एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो कोई एक ऐसा एरिया मिला आपको जिसके हर पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल है। जैसे कल हम लोगों ने क्या इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ध्यान करो, और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डाइपोल की वजह से, 0। अब वहां पर अगर अपन एक सरफेस बनाए
उसके परपेंडिकुलर एक सरफेस बनाए, है ना, उस इक्वेटोरियल लाइन को लेते हुए, तो वो जो सरफेस बनेगा वो जीरो पोटेंशियल का बनेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई वेक्टर क्वांटिटी वगैरह नहीं है, ये तो वो है, सरफेसेज हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद होंगे, जिनके हर पॉइंट पर क्या होगा, जिनके हर पॉइंट पर जिनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, और दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, ये जो अपन ने बात करी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? यस सर। तो ये सरफेसेस है बेटा, ये मतलब कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। पोटेंशियल तो वैसे भी कहाँ वेक्टर क्वांटिटी है, जो चीज वर्क से और चार्ज के उससे निकल रही है, डिवीजन से, पोटेंशियल हमेशा होगा वर्क अपॉन चार्ज। अब वर्क अपने आप में स्केलर क्वांटिटी, चार्ज अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल तो अपने आप में स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर रहेगा, ये बताना चाह रहे हैं अपन। अब देखो अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब मैं तुम्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाता हूं। देखो अगला पॉइंट 4, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और ए पॉइंट चार्ज। देखो इनका शेप कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का पॉइंट चार्ज की वजह से +2 या तो +2 की वजह से और -2 देखना चाहिए आपको। जैसे मान लो ये +2 पड़ा हुआ है, ध्यान से देखना, ये +2 पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ +2। अगर मैं इससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालूं, r डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल निकाला, कितना निकलेगा इस r डिस्टेंस में पोटेंशियल, v = kq/r। या पोटेंशियल कितना निकलेगा, v kq/r। इससे r डिस्टेंस में इधर निकाला, सेम डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर भी कितना निकलेगा, v kq/r। यहाँ निकाला मैंने r डिस्टेंस पर, तो यहाँ भी कितना निकलेगा, v kq/r। यहाँ निकाला r डिस्टेंस पर। अच्छा, इसमें तो डायरेक्शन का भी लफड़ा नहीं है, इसमें तो डायरेक्शन का भी लफड़ा नहीं है, क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो v kq/r। तो r डिस्टेंस तुम इधर निकाल लो, इधर निकाल लो, इधर निकाल लो, कहीं भी निकाल लो, ये जो सर्कल बनेगा r रेडियस का, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या मिलेगा, हर पॉइंट पर kq/r, 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 kq/r। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया ना। चलो ये तो सरफेस नहीं है, ये तो अभी सर्कमफेरेंस बनी है, सर्कल बना है। लेकिन अगर जैसे ये चार्ज है, ये चार्ज है, अब इस चार्ज के इधर मैं बनाऊं kq/r, 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 तो इसके चारों तरफ अगर मैं स्फीयर बना दूं, तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। यानी अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर बना दूं, अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ अगर मैं एक स्फीयर बना देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा इसका, उस पॉइंट चार्ज का। उस स्फीयर के हर पॉइंट के ऊपर इक्वल पोटेंशियल होगा, उस स्फीयर के हर पॉइंट पर क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल। तो देखो अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहता हूं इस पॉइंट चार्ज के, ये +q है, तो ये जो स्फीयर है, अब बोर्ड के ऊपर मैं स्फीयर तो बना नहीं सकता, तो मैं सर्कल ही बना देता हूं। तो ये जो सर्कल है, यहाँ इसके हर पॉइंट पर क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल, इसके हर पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल होगा, सेंटर पे बैठा होगा ये चार्ज। तो मान लेते हैं इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल है v1, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, v1, और v1 होगा कितना, हो सकता है ये r1 रेडियस का kq/r1, है ना। अच्छा, उसके बाद में मैं अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं। अच्छा, अब इसके ऊपर आप किसी भी चार्ज को चलाते रहो, इसके ऊपर आप किसी भी चार्ज को घुमाते रहो, किसी दूसरे q0 चार्ज को चलाते रहोगे, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन 0 होगा। इसलिए तो देखो बोर मॉडल के अंदर बोर ने जो अपनी पहली पोस्टुलेट दी है ना, या थर्ड पोस्टुलेट दी है, बोर क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता हुआ वर्क नहीं करता है, ना तो एनर्जी रिलीज करता है, ना एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्यों, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस में घूम रहा है ना भाई, जो सेंटर पे, जो उसके न्यूक्लियस पे जो प्रोटॉन बैठा हुआ है, उस प्रोटॉन से एक फिक्स डिस्टेंस पे घूम रहा है, और उस प्रोटॉन ने वहां पर क्या बना रखा है, पोटेंशियल। तो उसको वर्क ही नहीं करना पड़ रहा, तो ना तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अच्छा, अगर मैं अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं, तो अगला स्फीयर बन जाएगा, वो कॉन्सेंट्रिकली ऐसे बन जाएगा, ये अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया।
अब इसके हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल आएगा क्योंकि चार से डिस्टेंस सेम है ना भाई। इससे मान लेते हैं इसका रेडियस r2 है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा k/r2, यहाँ भी क्या बनेगा k/r2, यहाँ भी 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 k/r2। और ये तो चलो सर्कल दिख रहा है अपने को, लेकिन अगर अपन स्फीयर की बात करें 3D में बात करें तो उस स्फीयर के हर पॉइंट पर कितना होगा k/r2। इसमें k/r1 अगर इसका रेडियस r1 है तो किस तरह से एक और बना देते हैं अपन, तो एक और बना देते हैं, ये बना दो बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। अच्छा अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इसका। और देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर भी, क्योंकि अभी अपन ने फोर्थ पॉइंट लिखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के फॉर्म में होंगे कौन सा ट्रेस, ये EPS1 है, ये EPS1, दिस इज EPS2 और ये क्या है, ये है EPS3। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। और हर स्क्वायर पे या सर्कल पे रेडियस जो होती है वो 90 डिग्री के अगर बनाती है तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2 और इसका पोटेंशियल है V3। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, V1। मतलब इसके हर पॉइंट पर V1 होगा। ये सब इक्वल नहीं होंगे, इसके अंदर वाला जो सर्कल है इसके हर पॉइंट पर V1 होगा। जैसे मान लो ये सपोज करो क्या, ये सपोज करो 20 वोल्ट, तो हो सकता है कि ये जो है ये 10 वोल्ट हो और ये वाला जो ये 8 वोल्ट हो। तो बाहर निकलते जाओगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा। लेकिन ये जो 20 वोल्ट है इसके हर पॉइंट पर 20 होगा, यहाँ 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 20 होगा, कहीं पे भी चले जाओ आप 20 होगा, है ना। क्यों होगा, 20 डिस्टेंस सेम है यार, चार्ज सेम है। ये चार्ज बनाएगा यहाँ पर, ये जो पड़ा है +q, ये बनाएगा यहाँ पर, ये जो बीच में +q पड़ा हुआ है, ये +q जो पड़ा हुआ है ये बनाएगा यहाँ पर पोटेंशियल, ये पोटेंशियल बनाएगा। और ये पोटेंशियल बनाएगा तो ये कैसा पोटेंशियल बनाएगा, ये पोटेंशियल है इस स्क्वायर इस सर्कल के ऊपर तो सेम ही बनाएगा। फिर इससे आगे जब चलोगे, जब इस पर निकलोगे 10 वोल्ट वाले पर, 10 वोल्ट वाले पे निकलोगे तो इसके हर पॉइंट पर 10 होगा, क्योंकि रेडियस बढ़ गई ना, रेडियस बढ़ गई तो फॉर्मूला लगाओगे कि Q/R, तो क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ने पे वोल्टेज कम हो जाता है। फिर और आगे निकल जाओगे तो और कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए इसके। तो यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होते हैं, सो equipotencial surfaces for a charge in the form of concentric sphere। सर्किल भी बोल सकते हो आप, क्योंकि हम लोग 2D में काम करते हैं तो हम लोग जो है वो स्क्वायर नहीं बना पाते, हम लोग सर्किल ही बना पाते हैं। कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर या हालांकि सर्किल स्क्वायर वो नहीं होता है, सरफेस नहीं होता, सर्कल तो एक लेंथ होती है, लेकिन अपनी ये जो है। और यहाँ से अपने को ये पता चल रहा है कि V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। अच्छा ऐसे अगर अपन नेगेटिव चार्ज का बनाए तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए बस ये इलेक्ट्रिक लाइन उल्टी हो जाएगी और बीच में नेगेटिव चार्ज आएगा, ये जो है सर्कल तो ऐसे कैसे बनेंगे। तो अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज के लिए बनाए तो ये देखो वही ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बना देते हैं और एक ये बना देते हैं। और ये इलेक्ट्रिक लाइन हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन अब अंदर की तरफ आएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ लेता है। और 90 डिग्री को होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान लेते हैं इस पर V1 है, इस पर V2 है, इस पर V3 है, ये सेंटर पे पड़ा -2 चार्ज, ये EPS1 हो गया, ये EPS2 हो गया, ये EPS3 हो गया। इस पर पोटेंशियल V1 है, इस पर पोटेंशियल V2 है, इस पर पोटेंशियल V3 है।
अच्छा, आप लोग को ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कहां से कह जाती है? हायर टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलती है ना? कैसे? प्लस से निकलती है माइनस की तरफ जाती है ना। भाई जैसे ये जो है ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा कहां से कहां जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से निकलेगी और इधर जाएगी। तो ये जो है ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा हायर से लोअर पे जाती है। तो अब की बार ये V3 ज्यादा होगा, V2 कम होगा, V1 और कम होगा, है ना? तो आप जैसे जैसे अंदर चलते जाओगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसके हर पॉइंट पर V1 होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल में हम लोग साइन की इस्तेमाल करते हैं, साइन की इस्तेमाल करते हैं, तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव वाइज सबसे बड़ा आएगा, नेगेटिव के साथ में सबसे बड़ा आएगा, लेकिन वो हो छोटा जाएगा। जैसे यहाँ पर आया -20 वोल्ट, यहाँ पर आया -10 वोल्ट, यहाँ पर आया -8 वोल्ट, तो नेगेटिव लग जाएगा ना आपकी बार, और आपकी बार नेगेटिव लग जाएगा, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा हो गया? -20। तो अपन क्या बोले? अपन ये बोले कि आपकी बार उल्टा हो जाएगा, V3 is greater than V2 is greater than V1। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आए किसके? ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आए हैं नेगेटिव चार्ज के और पॉजिटिव चार्ज के। अगर कोई पॉइंट चार्ज हो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के फॉर्म में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। तो बताओ इतना डन है क्या? डन है वेदांत, साजिद? बताओ सभी बच्चे, बाकी बच्चे बताओ। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए किसके? ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए पॉइंट चार्ज के। स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहो तो, मैं भी ले लेता हूं। स्क्रीनशॉट लेने की आदत डाल लो, जैसे ही बोर्ड लगे कि यार मिटने वाला है स्क्रीनशॉट ले लो उसका। जैसे मैं बोल ही देता हूँ, कई बार मैं लेना भूल जाता हूँ, हालांकि रिकॉर्ड तो मैं कर ही रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, देख लिया करो वहां पे वीडियो। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हारी क्लास की जो वीडियो वो अपलोड होते रहेंगे, वहां पे देखते रहा करो उनको। तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए पॉइंट चार्ज। ये आ गया। स्क्रीनशॉट नहीं आ पा रहा है मेरे, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो देखो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पॉइंट चार्ज के लिए। अच्छा, ऐसे अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे शो करते हैं? पैरेलल लाइन से, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन से शो करते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता कैसा है? बराबर बराबर गैप की पैरेलल लाइन से बना दो, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे शो करते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे शो होता है, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन से, बराबर बराबर गैप की पैरेलल लाइन बना दो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के काम में आती है। ये यूनिफॉर्म ही है, ये यूनिफॉर्म ही है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने हैं। अब कैसे बनाएं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? तो एक तो अपन उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि जो भी सरफेसेस होंगे वो इसके 90 डिग्री पे होंगे, तो अपने को 90 डिग्री पे खड़े करने पड़ेंगे सरफेस इसके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इसके 90 डिग्री पे क्या आ गया? ये मेरा हाथ है ना, ये ऐसे आ रहा है, तो 90 डिग्री पे मेरा हाथ आ गया, ये 90 डिग्री पे खड़ा कर दिया सरफेस, तो एक तो 90 डिग्री पे होंगे, और क्यों? क्योंकि सरफेस है, इसलिए जीरो थिकनेस के होंगे, केवल लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी,
तो ये बनाया हम लोग ने इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है 90 डिग्री पे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया इसका, दिया गया EPS1, ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। ये जो है दूसरा बनाना है, दूसरा बना दो, जीरो थिकनेस के 90 डिग्री पे सरफेस बनाना है, ये आ गया EPS2, मतलब इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल V1 है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल V2 है, और ये बना दिया हम लोगों ने तीसरा, ये थर्ड आ गया, ये आ गया EPS3, ये तीन सरफेसेस बना दिए, ये आ गया EPS3, तो ये आ गया V3। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्विवेलेंट सरफेसेस है। अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? इसका। जैसे हो सकता है कि 20 वोल्ट हो, फॉर एग्जांपल, हो सकता है ये 10 वोल्ट हो, और हो सकता है ये 8 वोल्ट हो। क्यों? क्योंकि अभी भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा कहां से कह जाती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। क्यों जाती है? जैसे निकल रही है ना, निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, और प्लस की तरफ पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटी है ना, प्लस चार्ज प्लस पोटेंशियल बनाता है, माइनस चार्ज माइनस पोटेंशियल बनाता है, और इसी साइड के अंदर एक ऐसी नेगेटिव प्लेट है, तो प्लस से निकलती है और हमेशा कहां से जाती है? माइनस की तरफ जाती है। तो इसलिए ये V1 क्या होगा? ये V1 ज्यादा होगा सबसे, V2 उससे कम होगा, और सबसे कम क्या होगा? V2। और एक पॉइंट की अगर हम लोग और बात करें, पॉइंट नंबर 5, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इक्वेटोरियल लाइन के, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है? पोटेंशियल जीरो। तो इसका मतलब जो डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन है, अगर वहां पर मैं एक सरफेस क्रिएट करूं, एक सरफेस बनाया जाए, तो उसके हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल आएगा, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस 0 वोल्ट का। तो क्या हो गया? इक्वेटोरियल प्लेन, लाइन नहीं प्लेन, सरफेस बनाना है, लेंथ नहीं बनानी। इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल is equipotential surface of 0 volt। 0 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, जैसे ये डाइपोल अपना, ये -q, ये +q, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है। तो यहाँ पर अगर मैं 90 डिग्री पे सरफेस खड़ा कर दूं, एक 90 डिग्री पे सरफेस खड़ा कर दिया मैंने ऐसे, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, EPS ऑफ 0 वोल्ट। समझ गए? तो ये भी देखो एक बार, और स्क्रीनशॉट लो इसका, और मुझे कमेंट करके बताओ क्लियर है क्या? चलो बच्चों, क्लियर है? आ गए कमेंट सभी बच्चों के? स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं इसका, आप भी ले लो। डन है, ये टॉपिक खत्म हो गया है। तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इस टॉपिक के साथ में आपका पोटेंशियल भी खत्म हो गया है। देखो कुछ थोड़ी सी और चीजें, उनके डेरिवेशन तो अपन नहीं करेंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट फार्मूले ध्यान रखने हैं। साफ कर रहा हूं मैं इसको।
बोर्ड के कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको आनी चाहिए। कंपटीशन पर्पज के हिसाब से आपको आनी चाहिए। डेरिवेशन भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक दो दिन एक्स्ट्रा कंज्यूम हो जाएंगे। अगर आप सब कुछ पढ़ना चाहते हो तो टाइम लगता है उसके अंदर, है ना। आप चाहते हो कि कंप्लीट डिटेल में थ्योरी भी मिले, आप चाहो न्यूमेरिकल भी बहुत सारे हो, तो इट विल टेक टाइम। तो थोड़ा सा कोर्स स्पीड अप करता हूँ मैं, ठीक है ना। कुछ चीजें जो फालतू के डेरिवेशन है वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल अभी हाल फिलहाल, ठीक है ना, थोड़ा सा बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल जो 2 दिन में एक ही, मतलब एक दिन में एक ही न्यूमेरिकल हो रहा है, वो मैं कम कर रहा हूँ अभी, है ना। क्यों? क्योंकि एक बार कोर्स हो जाए उसके बाद में रिवीजन टाइम में अपन चाह रहे हैं कि दिसंबर जनवरी तक कोर्स हो जाए, तो रिवीजन टाइम में अपन फिर बड़े क्वेश्चन ले लेंगे, तब आपको सब कुछ आता भी होगा और चीजें जल्दी से समझ में आएगी। क्योंकि सर का भी फोन आया था, पीयूष सर का, कि सर मतलब कोर्स धीमे चल रहा है, तो उसकी वजह मैं नहीं हूँ, आप लोगों ने डेट स्टार्ट किया है। मैं तो नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैंने सिंगल डे भी मतलब ऑफ नहीं लिया, सिंगल डे भी ऑफ नहीं लिया। आपने मतलब मैंने स्टार्ट किया तभी आप मुझसे 11 पढ़वाने की कोशिश कर रहे थे, है ना, कि सर वेव्स पढ़ाओ, है ना। तो मतलब मैंने आपको पहले ही बोल दिया था उसी टाइम पर कि यार आप मतलब लेट हो, है ना। आप लोग 12th स्टार्ट करने में काफी लेट हो गए। तो अगर यही अपन रेगुलरिटी से मतलब पिछले 3 एक महीने से पढ़ रहे होते तो आज अपन कंफर्टेबल पोजिशन होते। हालांकि अभी भी कंफर्टेबल ही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे कई बैच अभी स्टार्ट हुए तो उनके अंदर तो मेरा यहाँ तक भी नहीं पहुंचा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, तो सबका हो जाएगा, डोंट वरी, रेस्ट एश्योर्ड, सबका हो जाएगा कोर्स और बहुत बढ़िया तरीके से होगा। तो अब देखो, कुछ ये जो है, ये जो टॉपिक है ना, ये आपको आना चाहिए, है ना। लेकिन इसके डेरिवेशंस वगैरह नहीं करेंगे। डेरिवेशंस मुझे आते हैं, मैं करवा भी सकता हूँ, लेकिन लंबे हैं डेरिवेशन। तो देखो इधर अपन देख रहे हैं पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर के पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो अपन पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं। स्फीयर के टाइप ये थे, दो टाइप के स्फीयर थे मेरे पास में। एक तो होलो स्फीयर था, बहुत फिल्म से निकाले थे ना हम लोगों ने। एक तो था होलो स्फीयर और एक क्या था, एक था सॉलिड स्फीयर। एक तो हमारे पास में होलो स्फीयर था, एक था हमारे पास में सॉलिड स्फीयर। अब होलो दो टाइप के थे। होलो दो टाइप के कौन कौन से थे? होलो दो टाइप के थे, एक तो था कंडक्टिंग होलो। मैं आपको आइडिया बता दूंगा कि कैसे होता है, डेरिवेशन कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूले। एक तो था हमारे पास में कंडक्टिंग होलो, जिसमें चार्ज बाहर बाहर फैलता है, तो क्योंकि अंदर से होलो होता है तो चार्ज रोकने के लिए मटेरियल तो होता नहीं, तो बाहर बाहर ही फैलेगा। एक होता है नॉन कंडक्टिंग होलो। नॉन कंडक्टिंग होलो, अब इस नॉन कंडक्टिंग होलो और नॉन कंडक्टिंग होलो, इसको हमने बोला था स्फीयर नंबर 1, इसके बोला था हम लोगों ने स्फीयर नंबर 2, और फिर आगे था हम लोग सॉलिड पर। सॉलिड पर एक जो है वो है कंडक्टिंग सॉलिड, जिसको बोला था हम लोगों ने स्फीयर नंबर 3। और एक होता है, इसको मैं नीचे ले लेता हूं, एक है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, इन तीनों के लिए ये जो नंबर 1 2 3 है, इन तीनों के लिए पोटेंशियल क्या था? इन तीनों के लिए पोटेंशियल सेम था। इन तीनों का जो पोटेंशियल था, स्क्वायर नंबर 1 2 3 पोटेंशियल क्या, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों के लिए फॉर 1 2 3 डेरिवेशन किया था अपन ने फोर्थ टर्म से। ई आउट आया था के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब when small r is greater than capital R, R रेडियस है, R जो है वो रेडियस है, स्मॉल r है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। फ्रॉम सेंटर, अगर आपको याद हो तो साइड डेरिवेशन की सरफेस पर आया था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यह था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर।
कब आया था ये? जब व्हेन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R आया था, और E इनसाइड, E अंदर आया था 0, E अंदर 0 आया। तो ये था स्क्वायर नंबर 1 2 3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम लोग वोल्टेज का डेरिवेशन करें तो वोल्टेज का डेरिवेशन पता है कैसे होगा? आप लोग करके देख सकते हो, निकल जाएगा आराम से। वोल्टेज के डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट ये रहेगा, आपको किससे करना है? V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ETR, इससे करना है। कहां से कहां तक? जैसे अगर आपको बाहर निकालना है तो इंटीग्रेशन की लिमिट डालना है इनफाइनाइट से लेकर स्मॉल r, किसी E की वैल्यू रख देना, किसी की वैल्यू रख देना, यू विल गेट पोटेंशियल, है ना। अगर आपको अंदर लगे बाहर निकालना था तो ये तो निकलेगा V आउट। सरफेस पे निकालना है तो आप इनफाइनाइट से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेशन करना। ध्यान से समझ लो कॉन्सेप्ट। अगर आपको सरफेस पे निकालना है तो आप इनफाइनाइट से लेके कैपिटल R तक करना, और अगर आपको अंदर निकालना है तो फिर आपके दो इंटीग्रेशन होंगे। पहले तो चार्ज को लेके आओगे सरफेस तक, फिर सरफेस से लेके अंदर घुसोगे, तो दो इंटीग्रेशन होंगे। तो जब वो डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं, जब सारे डेरिवेशन कंप्लीट हो जाते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं, तो वोल्टेज के फॉर्मूले क्या आते हैं? स्क्वायर नंबर 1 2 3 के लिए वोल्टेज के फॉर्मूले क्या आएंगे? V आउट आएगा Q अपॉन स्मॉल r, ध्यान रखना। V सरफेस पे आएगा Q अपॉन कैपिटल R, और V अंदर भी Q अपॉन कैपिटल R ही आएगा। इवन ऑन सेंटर पर भी ये रहेगा, सेंटर पे भी ये रहेगा V सेंटर पर भी ये रहेगा Q अपॉन कैपिटल R, मतलब अंदर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अंदर E जीरो होता है ना। E जीरो होता है तो ध्यान करो, E और V में रिलेशन क्या होता है? E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तो अगर E अगर जीरो है, अंदर E जीरो है ना, E जीरो है तो V कांस्टेंट रहता है अंदर, इसलिए ये अंदर से लेके सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ तो अपन बना ही चुके थे। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये अपन ने V दिया, ये बोला अपन ने यहाँ पे R इक्वल टू 0 सेंटर, ये R इक्वल टू कैपिटल R सरफेस, ये R बाहर वाले पॉइंट और ये अंदर वाले पॉइंट। तो यहां से लेके सरफेस तक सेम रहेगा। ये कितना होगा? Q अपॉन कैपिटल R, इसके ग्राफ बनाओ इधर। और उसके बाद बाहर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बाहर आउट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो बाहर ही गिर जाएगा, क्योंकि V आउट जो है वो रेसिप्रोकल है स्मॉल r। अभी स्क्वायर नंबर 4 को डील नहीं किया है, स्क्वायर नंबर जो 4 थे इसको डील नहीं किया मैंने, ये डील नहीं हुआ है, इसके में बात करेंगे। अभी केवल ये तीनों डील हुए हैं फर्स्ट वाले। बताओ ये क्लियर हुआ क्या? कोर्स में नहीं, आपको बुक वगैरह में भी नहीं मिलेंगे, बुक वाले भी जनरली नहीं देते हैं ये। लेकिन क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता तो हमें पोटेंशियल भी आना चाहिए। आए क्या समझ में? पक्का आ गया? और डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन वो ऊपर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है सॉलिड स्फीयर के ऊपर, V आउट इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट EDR। मैंने आपको बताया था ना कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। आपको इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को लेके आना पड़ता है उस पॉइंट तक जहां तक हम लोग जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो अगर आप बाहर लेके आना चाहते हो तो इस इंटीग्रेशन को करना है स्मॉल r तक, बाहर लेके आना चाहते हो तो इस इंटीग्रेशन को क्या करना है? स्मॉल r तक। सरफेस पे लेके आना चाहते हो तो कैपिटल R तक। और अगर अंदर लेके जाना चाहते हो तो ये जो इंटीग्रेशन है ये दो स्टेप के अंदर होगा। पहले सरफेस तक आएगा तो इनफाइनाइट से लेके कैपिटल R, फिर अंदर घुसेगा वो यूनिट चार्ज कैपिटल R से स्मॉल r, दो इंटीग्रेशन होंगे, है ना। सर ब्रेक करके क्यों इंटीग्रेशन कर रहे हैं? क्योंकि दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है ना, अंदर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब वो बाहर चलेगा तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेगा,
और जब अंदर चलेगा तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेगा। देखो कोड समझाता हूं मैं इसको आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे अरे रिकॉर्डिंग करते टाइम स्क्रीनशॉट क्या आता ही नहीं है मेरे मोबाइल में, आप लोग ले लिया करो। देखो जैसे क्या है, जब आप बी आउट निकालोगे डेरिवेशन करने के लिए तो डिराइव फार्मूला, जब आप बी आउट निकालोगे तो आपका स्क्वायर ये है, आपका स्क्वायर ये है, बाहर चार्ज फैला हुआ है, रेडियस आपकी कैपिटल आर है, आपको इस जगह निकालना है, पोटेंशियल निकालना आपको इस जगह, ये आपका पॉइंट है। तो अभी आप बाहर बाहर लेके आओगे ना, तो वी आउट किससे निकालोगे, माइनस इंटीग्रेशन ई आउट डी आर, इनफाइनाइट से लेके स्मॉल आर, क्योंकि जब आप वर्क करोगे आउट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये बढ़ रहा है, ये बढ़ोगे आप लोग। जब सरफेस का निकालोगे तो आप यहां तक लेके आओगे इस जगह तक, किसको लेके आएंगे, यूनिट चार्ज को, इनफाइनाइट से। यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क है ना वही तो पोटेंशियल होता है। तो सरफेस के लिए क्या करना है, वी सरफेस माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेके कैपिटल आर ई आउट। अब ऐसा नहीं कि सर सरफेस का करेंगे, यहाँ पे सरफेस भरेंगे, नहीं सरफेस नहीं भरेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप चले तो आउट ही हो ना, तो आउट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क होगा, सरफेस पर तो केवल पहुंच के रुक गए, सरफेस पे तो आप चल ही नहीं पाए। तो चलोगे तो बाहर से ना, कहां से लेके आओगे, इनफाइनाइट से, कहां से लेके आओगे, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आओगे। तो जब ये कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ये जो मैंने लिखा है। जब ये कर लोगे तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, है ना, ये आ जाएगा सरफेस वाला। और जब निकालना हो आपको बी अंदर, ला कहां से रहे हो, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो, क्यू नॉट प्लस 1 कूलम, यहां से यहां लेके जा रहे हो इस पॉइंट पर, जहां पर पॉइंट है। और अगर आपका पॉइंट आ गया अंदर, अगर आपका पॉइंट अंदर आ गया तो एक तो इस प्लस 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां लेके जाओगे सरफेस तक, तो दो इंटीग्रेशन होंगे बी साइड, एक तो होगा इंटीग्रेशन कहां से लेके जाना, इनफाइनाइट से लेके कैपिटल आर तक, दोनों सरफेस तक पहुंचो, फिर सरफेस के बाद में अंदर चलो, तो ई आउट डी आर के अगेंस्ट वर्क होगा अभी, तो फिर प्लस करना है, दो वर्क होंगे, एक वर्क तो ये, और फिर प्लस करना है माइनस इंटीग्रेशन ई इन डी आर, ये करना है, इनसे होगा, ये आएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, क्योंकि पहले तो सरफेस तक आओगे फिर सरफेस अंदर घुसोगे, यहाँ पे पहले तो इनफाइनाइट से यहाँ पे सरफेस पे फिर सरफेस अंदर, तो ये दो इनसे होगा, क्या कर रहा हूं एक बार। तो फिर ऐसा करने पर आपका ये वाला आ जाएगा बी सेंटर वाला, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर बार, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ये आएगी ना, इसकी वैल्यू तो ये है ना, ये वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई इन कितना भरोगे आप, जीरो। तो ये ऐसे डेरिवेशन हो जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आप करके देख लेना, ये क्या आ जाएगा, समझ में आई क्या बात। ये है फॉर स्क्वायर नंबर 1 2 3, डेरिवेशन का हिंट दे दिया मैंने, फॉर स्क्वायर नंबर 4 में नहीं है, फॉर स्क्वायर नंबर 1 2 3, समझ गए, ये स्क्वायर नंबर 1 2 3, जल्दी बोलो फटाफट, स्क्वायर नंबर 4 भी बताना है। चलो स्क्वायर नंबर 4 देखो, स्क्वायर नंबर 4 का सीन क्या होता है, स्क्वायर नंबर 4 के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, स्क्वायर नंबर 4 का सीन ये होता है, स्क्वायर नंबर 4 के इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, और स्क्वायर नंबर 4
बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है, सरफेस पे ही होता है, लेकिन उसके अंदर जीरो नहीं होता है, इनसाइड होता है, ई इन, क्या कर रहा हूं, फोर्थ स्क्वायर में चेंज कर रहा हूं, ई इन होता है उसके लिए के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, ये होता है व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इन्हीं कॉन्सेप्ट से लिखेगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट से स्क्वायर नंबर 4 के लिए भी इन्हीं कॉन्सेप्ट से लिखेगा। बाहर यही आएगा, बाहर का फॉर्मूला सेम रहेगा, सरफेस का भी ये रहेगा, बस अंदर का चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब की बार ई इन जो भरोगे ये जीरो नहीं है। तो ई इन कितना आता है, ई जब इसको कैलकुलेट करोगे, ये दोनों कैलकुलेट करोगे, ई आउट में तो ये भरना, ये ई आउट में तो यहाँ ये भर के इंटीग्रेशन करना, ई इन में ये भरना पड़ेगा, और जब इसको पूरी कैलकुलेशन कर लोगे तो यू विल गेट के क्यू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये आएगा। कब आता है ये, व्हेन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये आएगा, ये अंदर आएगा बी, यहाँ लिख देता हूं मैं भी, यहाँ पे भी लिख देता हूं, बी इन आएगा के क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये कब आएगा, r इज लेस देन r, ये r इक्वल्स टू r पर, ये r इज ग्रेटर देन r पर। और अगर सेंटर पे निकालोगे आप, तो सेंटर के लिए स्मॉल r जीरो भरना पड़ेगा, तो ये 3/2 आगे आ जाएगा और इसको r स्क्वायर 4 क्यूब कर जाएगा, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, v एट सेंटर, v एट सेंटर 3/2 की क्यूब होना, सेंटर को हो जाएगा v सेंटर 3/2 की क्यूब होना, सरफेस का 1.5 गुना, सरफेस का 1.5 गुना, आपका स्क्वायर ये होगा, आपकी बार अंदर चार्ज भी फैला होगा, ये वाला स्क्वायर होगा स्क्वायर नंबर 4। ये मैंने डायरेक्ट फार्मूले लिखे इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल है स्क्वायर नंबर 4 के लिए, ये डेरिवेशन का तरीका टू डिराइव, अगर हम डेरिवेशन करना चाहते हो करके देखना, यही आएगा। और ध्यान रखना सेंटर पे जो होता है वो सरफेस का 3/2 टाइप्स होता है, इस वाले स्क्वायर के लिए 1.5 गुना होता है, सेंटर पे जो होता है वो 1.5 गुना होता है, स्मॉल आर को जीरो भरोगे तो 1.5 गुना पोटेंशियल आ जाएगा। बोलो बालकों, क्या कहानी है, सही है क्या मामला, ये पोटेंशियल डन है आपका, बहुत अच्छे तरीके से करके दे दिया मैंने। कैपेसिटर चालू करेंगे, देखना इसके न्यूमेरिकल कोई बहुत ज्यादा टफ तो होती नहीं है, देख लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और आज की क्लास यही रोक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल संडे है ही, परसों मिलेंगे, तो कर देना इसको रिवाइज एक बार, खत्म हुआ है पोटेंशियल, और काफी एक्स्ट्रा करा दिया है ये तो, मतलब कई कोर्स में ही नहीं है, बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है पोटेंशियल वगैरह, तो स्फीयर के लिए तो कर दिया बहुत अच्छे से। अब आप लोग मतलब कंटिन्यूस उसमें प्रैक्टिस रखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सर। बाय बच्चों।